नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड एट वॉर। मेरा नाम मोहम्मद सालेह है। उत्तर कोरिया के ठोस ईंधन वाले अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के सफल परीक्षण ने सारे समीकरण को बदल कर रख दिया है। अमेरिका के पास इस वक्त जो वायु रक्षा प्रणाली उपलब्ध है वो सिर्फ 50% कामयाबी दर के साथ एक बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिरा सकती है। ऐसी स्थिति में नॉर्थ कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइलों से अमेरिका कितना सुरक्षित है? युद्ध के इतिहास में हालात का गलत आंकलन करने की वजह से अक्सर बड़ी तबाहियां हुई हैं और उत्तर कोरिया के मामले में भी एक गलत आंकलन विनाशकारी परिणामों का कारण बन सकता है। तो उत्तर कोरिया के बढ़ते परमाणु जखीरे से निपटने के लिए अमेरिका की क्या नीति है और ऐसा क्यों है कि अमेरिका उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों पर लगाम लगाने के मामले में नाकाम रहा है? हमारी अगली रिपोर्ट इसका विवरण देती है। 13 अप्रैल को जापान के ऊपर आसमान में दहशत मंडरा रही थी। स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 7:33 पर जापान के उत्तरी क्षेत्र होक्काइडो में सायरन की तेज आवाज सुनाई दी। लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचकर खुद का बचाव करने के निर्देश दिए गए। उत्तर कोरिया ने दाग दी थी एक और मिसाइल, लेकिन यह मिसाइल उत्तर कोरिया द्वारा परीक्षण में इस्तेमाल किए गए किसी भी पहले के मिसाइलों से एकदम अलग थी। हवासोंग 18 एक नया ठोस ईंधन वाला अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे उत्तर कोरिया द्वारा लॉन्च किया गया। उत्तर कोरिया के पूर्व में सुरक्षित रूप से पानी में उतरने से पहले इसने लगभग 1000 किलोमीटर तक उड़ान भरी। एक ठोस ईंधन वाली बैलिस्टिक मिसाइल भले ही तख्ता पलट करने में सक्षम ना हो, लेकिन ये उत्तर कोरिया को लेकर सारे समीकरणों को बदल देगा। एक तरल ईंधन वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च साइट पर कई घंटों तक ईंधन भरने की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से विरोधी देश को इसका पता लगाने और इसे बेअसर करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। लेकिन एक ठोस ईंधन वाला इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में ये खामियां नहीं है। इसे बिना डिटेक्ट किए हुए आसानी से ले जाया जा सकता है और मिनटों में लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल ने उत्तर कोरिया को दुनिया के देशों के एक विशिष्ट लीग में डाल दिया है। अब उत्तर कोरिया के पास एक विश्वसनीय सामरिक समाधान है जो हमले को भांपकर उसे रोकने के साथ साथ जवाबी परमाणु हमले करने में सक्षम है। ठोस ईंधन का उपयोग करने वाला ये पहला प्रक्षेपण था जिसे उत्तर कोरिया ने पिछले दिसंबर में विकसित किया था। फिलहाल इसके पहले चरण को लक्षित किया गया था। मुझे लगता है कि उत्तर कोरिया 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने वाले मिसाइलों को 10,000 किलोमीटर तक मार करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए परीक्षण लॉन्च करना जारी रख सकता है। अमेरिका ने F-16 और F-35 लड़ाकू विमानों के अनुरक्षण में B-52 बम वर्षकों को उड़ाकर उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण का जवाब दिया। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों के खतरे का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने विकट मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली का निर्माण किया है। उत्तर कोरिया के ICBM ने खुद की रक्षा करने के लिए अमेरिका के पास सुरक्षा की 3 परतें हैं। उत्तर कोरिया से लॉन्च होने वाली कोई भी मिसाइल जिसे सैटेलाइट डिटेक्ट करेगा उसे दक्षिण कोरिया में तैनात ग्राउंड बेस्ड इंटरसेप्टर का उपयोग करके मार गिराई जा सकती है। प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी जहाजों के समुद्र से हवा में तैनात इंटरसेप्टर मौजूद हैं। अलास्का और कैलिफोर्निया में स्थित सरफेस टू एयर इंटरसेप्टर रक्षा की अंतिम पंक्ति है। लेकिन यहाँ एक पेच है। 1999 के बाद से अमेरिका द्वारा किए गए बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षणों में केवल 50% ही सफल रहे हैं। अमेरिका ने अपनी मिसाइल रोधी रक्षा प्रणालियों के विकास और रखरखाव के लिए $40 अरब खर्च किए हैं, जिसकी विश्वसनीयता दर सिर्फ 50% है। और हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराना अपने आप में एक अलग चुनौती है। गौरतलब है कि अमेरिका के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें भी नहीं हैं। वर्षों से अमेरिका ने उत्तर कोरिया से निपटने की हर कोशिश की है, चाहे वो प्रतिबंधों की रणनीति हो, वैश्विक अलगाव हो और बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास करके प्रतिरोध पैदा करने की नीति हो। लेकिन जब से उत्तर कोरिया ने 2006 में अपने परमाणु हथियार का परीक्षण किया और 2017 में थर्मोन्यूक्लियर परीक्षण किया, ये स्पष्ट हो गया कि उत्तर कोरिया के संदर्भ में अप्रसार की नीति सफल नहीं हो सकती।
उत्तर कोरिया के मिसाइल प्रोग्राम को रोकने के अमेरिका के प्रयास कामयाब नहीं रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने किम जोंग उन के साथ 3 चमकदार और हाई प्रोफाइल शिखर सम्मेलन आयोजित किए, लेकिन वो भी असरदार साबित नहीं हुए। लेकिन अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रतिबंधों और हर मिसाइल परीक्षण का मुंहतोड़ जवाब देने की रणनीति कोरियाई प्रायद्वीप में उग्र युद्ध के खेल को बढ़ावा दे रहा है। इस विकट परिस्थिति का संभावित नतीजा चौतरफा परमाणु घमासान दिख रहा है। 2021 में एक दूसरे के सहयोगी रह चुके ये दो मुल्क 2023 में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान में आतंकी ठिकानों पर बम गिराने की धमकी दी है। पाकिस्तान दशकों से तालिबान को एक हथियार के तौर पे पालता आया है। अब ये चौंका देने वाली बात है कि पाकिस्तान अफगान तालिबान को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रहा है। तो आखिर तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद से पाकिस्तान और तालिबान के बीच में अचानक क्या बदल गया है? टीटीपी पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा है? नवंबर 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ चौतरफा युद्ध घोषित करने के बाद से टीटीपी ने कितना नुकसान पहुंचाया है? हमारी अगली रिपोर्ट इसी बात की पड़ताल करेगी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आतंक के मसले पर गेंद तालिबान के पाले में डाल दी है। उन्होंने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कहा कि अफगानिस्तान की जमीन से जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी उनकी है। अगर ऐसा न किया गया तो एक वक्त ऐसा आएगा जब हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। इसका मतलब होगा कि जहां भी आतंकी हैं, अफगानिस्तान की जमीन पर जहां भी वो घूम रहे हैं, उन्हें वहां निशाना बनाना होगा। हमें उन्हें निशाना बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम इन हालात को लंबे वक्त तक चलने नहीं दे सकते। पाकिस्तान खुद को जिन हालात में घिरा पा रहा है वो एक के बाद एक होने वाले आतंकी हमले हैं, जिन्हें टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान अंजाम दे रहा है। जब से पाकिस्तान और टीटीपी के बीच बातचीत टूटी है, उसके बाद से जनवरी 2023 सबसे ज्यादा खूनी महीना रहा है। इस दौरान देश भर में हुए 44 आतंकी हमलों में कुल 134 लोग मारे गए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने शरीयत की अपनी कट्टर समझ के मुताबिक मौजूदा पाकिस्तान की तबाही और टीटीपी के तहत एक नए राष्ट्र की स्थापना को खुलकर अपना मकसद बताया है। फिलहाल स्थिति ये है कि टीटीपी ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग का खुला ऐलान कर रखा है और अपने लोगों से कहा है कि वो जहां भी हो वहां पर पाकिस्तान की सुरक्षा से जुड़े ठिकानों और लोगों को निशाना बनाए। टीटीपी को पाकिस्तान तालिबान के तौर पर भी जाना जाता है। अफगान तालिबान के बीच उनकी सांठगांठ है। 2007 में अपनी स्थापना के बाद से ही पाकिस्तान तालिबान ने अफगानिस्तान तालिबान की सरपरस्ती को माना है। 15 अगस्त 2021 को जब तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा किया, तब पाकिस्तान में शायद ही किसी ने ऐसा सोचा था कि उनके सामने कैसी चुनौती खड़ी होने वाली है। सोच भी कैसे पाते, आखिर ये पाकिस्तानी था जिसने कई दशकों तक तालिबान को अपने रणनीतिक औजार के तौर पर पाल पोस कर खड़ा किया था। एहसानमंद होने के बजाय अफगानिस्तान तालिबान ने अपने उल्टे पाकिस्तान की तरफ ही तीसरा नेत्र खोल दिया है। जरा इस पर गौर कीजिए। ड्यूरेंट लाइन को लेकर लंबे वक्त से चला आ रहा विवाद अब फिर से शुरू हो गया है। ड्यूरेंट लाइन खैबर पख्तूनख्वा को सीधे 2 हिस्सों में बांटती है और पख्तूनों को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के 2 मुल्कों के बीच बांट देती है। अफगानिस्तान की किसी भी सरकार ने अब तक इस रेखा को स्वीकार नहीं किया है, न ही तालिबान ने इसे स्वीकार किया है। सच तो यह है कि अफगान तालिबान ने बॉर्डर पर पाकिस्तान द्वारा लगाई गई कटीली तारों और दीवारों को भी ढहा दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान तालिबान ने कुछ सबसे बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या भी शामिल है। 2007 के बाद से करीब 70,000 लोग पाकिस्तान तालिबान द्वारा किए गए आतंकी हमलों का निशाना बन चुके हैं। पाकिस्तान ने जिस भस्मासुर को पैदा किया और पाला पोसा, अब वो खुद उसके दरवाजे पर खड़ा है। पाकिस्तान तालिबान ठीक वही रणनीति अपना रहा है जिसे अफगान तालिबान ने अमेरिका के साथ चले 2 दशकों लंबे संघर्ष में इस्तेमाल किया है। लिहाजा इस वक्त कोई भी ये नहीं बता सकता कि पाकिस्तान और पाकिस्तान तालिबान के बीच जारी इस हिला देने वाले संघर्ष का अंजाम क्या होगा। 11 अप्रैल को म्यांमार की सेना के हवाई हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। म्यांमार के सशस्त्र बलों का नागरिकों पर यह सबसे घातक हमला है। म्यांमार की सेना ने फरवरी 2021 में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को उखाड़ फेंका था।
मानवाधिकार कार्यकर्ता इन व्यवस्थित हमलों को विपक्ष को चुप कराने की एक साजिश करार करते हैं। प्रतिरोध को दबाने के लिए स्कूलों, दवाखानों, यहां तक कि पूरे के पूरे गांव पर बमबारी की गई है। मीडिया पर कड़े अंकुश की वजह से इस देश में हो रही हिंसा के असली पैमाने का पता लगाना काफी मुश्किल है। हमारी अगली रिपोर्ट आपको इसका विवरण देती है। मंगलवार को म्यांमार की सेना के हवाई हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जो फौजी हुकूमत के विरोधियों के एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। म्यांमार की फौजी हुकूमत के प्रवक्ता ने खुलेआम ये स्वीकार किया कि उनकी सेना ने पश्चिम उत्तर के सैगान इलाके में हमला किया है। जहां तक इस हमले में आम लोगों के मारे जाने का सवाल है, तो प्रवक्ता ने इसकी जिम्मेदारी उन आयोजकों पर मढ़ दी जिन्हें उसने आतंकी करार दिया। प्रवक्ता ने कहा कि आतंकियों ने अपनी मदद के लिए वहां पर जबरदस्ती नागरिकों को रखा था। आज सुबह 8 बजे एनयूजी और पीडीएफ ने पजिगी गांव में जन प्रशासनिक कार्यालय का उद्घाटन समारोह आयोजित किया था। हाँ, ये सही है कि हमने उन पर हमला किया। हमें सूचना मिली है कि उस हमले में पीडीएफ के लोग मारे गए हैं। वो हमारी सरकार का विरोध कर रहे हैं। पीडीएफ यानी पीपुल्स डिफेंस फोर्स फौजी तख्तापलट का विरोध करने वाला गुट है, जिसने म्यांमार में सेना के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष छेड़ रखा है। सेना की सत्ता के खिलाफ सबसे मजबूत संघर्ष सैगान के कुछ समुदायों की तरफ से हुआ है। फरवरी 2021 में आंग सान सू की लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलटने के बाद सेना ने अपने विरोधियों के खिलाफ हवाई हमलों को बढ़ा दिया है। एक अनुमान है कि तब से अब तक सुरक्षा बलों के हाथों 3000 से ज्यादा आम नागरिकों की मौत हो चुकी है। सेना का विरोध कर रहे सशस्त्र गुट भी सड़क पर जा रहे सेना के काफिलों पर हमला करते हैं। सैनिक सत्ता ने अपनी हुकूमत के विरोध का प्रतीक बन गए गुटों के खिलाफ हवाई हमलों को हथियार बना लिया है। ये अभियान गांव के गांव खत्म कर देने के लिए बदनाम हो चुके हैं। ये एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है जिसे हम पूरे म्यांमार में देख रहे हैं। इसके तहत सुरक्षा बल योजनाबद्ध तरीके से नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। ये एक तरह से मानवता के खिलाफ अपराध है जिनके बारे में हम आवाज उठा रहे हैं। इसकी फौरन ही एक अंतर्राष्ट्रीय जांच करने की जरूरत है ताकि ये जाना जा सके कि यहाँ पर क्या हुआ और पिछले कुछ महीने में किस तरह से जुल्म ढाया जा रहा है। फरवरी 2021 से जनवरी 2023 के दौरान सेना ने कम से कम 600 हवाई हमलों को अंजाम दिया है। पिछले साल अक्टूबर में सेना द्वारा किए गए एक हवाई हमले में 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जब उत्तर के कचिन प्रांत में कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी के एक कार्यक्रम को निशाना बनाया गया। उससे पहले के महीने के मध्य में म्यांमार के लेट येट कोने गांव में एक स्कूल को निशाना बनाया गया, जिसमें 5 बच्चों की मौत हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इन सभी हमलों को मानवता के खिलाफ अपराध करार देकर उनकी घोर निंदा की थी। हालांकि हर हमले के बाद विरोध की कमजोर आवाज को भी खामोश करने का फौजी सत्ता का इरादा और मजबूत होता गया। म्यांमार में फौज के सत्ता में आने के बाद से जिस तरह से मानवीय और राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है, उससे सवाल ये भी उठ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्या सिर्फ जुबानी बातें ही करेगा या कभी कोई ठोस कदम भी उठाएगा। अमेरिका को हर हफ्ते मास शूटिंग्स और अंतहीन खून खराबे से गुजरना पड़ता है। इन वारदातों को अमेरिका के मुख्य गृह युद्ध का नाम दिया जाता है। त्रासदी ये है कि अक्सर निर्दोष अमेरिकी नागरिक इस तरह की हिंसा का शिकार बन जाते हैं। वो बेचारे बेवजह अपनी जान गंवाते हैं। इन मौतों का कारण है बंदूकों के लिए अमेरिका का अटूट प्रेम। अमेरिका में पिछले हफ्ते मास शूटिंग्स की 3 घटनाएं हुई हैं। लुईविल के एक बैंक में उस समय 4 लोगों की मौत हो गई जब एक बैंक कर्मचारी ने अपने साथियों को निशाना बनाकर आतंक मचाया और उनकी हत्या की लाइव स्ट्रीमिंग कर दी। डेलावेयर के एक शॉपिंग मॉल में भी मास शूटिंग की वारदात हुई। इसके अलावा वॉशिंगटन डीसी में भी एक फ्यूनरल होम के सामने मास शूटिंग का मामला सामने आया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अमेरिका में कहां रहते हैं। गन टेरर इतना व्यापक है कि लगभग ऐसी कोई भी जगह नहीं है जो इस तरह की हत्याओं से अमेरिका में सुरक्षित है। ये हालात उस मुल्क के हैं जिसकी गिनती दुनिया के सबसे विकसित देशों में होती है और जो अपने आप को दुनिया का नेता समझता है। अमेरिका में स्थानीय गन वायलेंस में पिछले हफ्ते बहुत ज्यादा जाने गई हैं।
लुइसविले में ओल्ड नेशनल पार्क के एक 23 वर्षीय कर्मचारी कॉनर स्टर्जन ने अपने 4 सहयोगियों की गोली मारकर हत्या कर दी और 9 अन्य लोगों को घायल कर दिया। इस वारदात को उसने कानूनी रूप से खरीदी गई AR-15 स्टाइल की सेमी ऑटोमेटिक राइफल से अंजाम दिया। इतना ही नहीं, उसने इंटरनेट पर हमले की लाइव स्ट्रीमिंग की। लुइसविले मेट्रो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हमलावर को गोली मारकर वहीं ढेर कर दिया। अभी तक इस हमले का मकसद क्या था, ये पता नहीं चल पाया है। 8:38 ओल्ड नेशनल बैंक में गोलीबारी की सूचना मिली। अधिकारी 3 मिनट के भीतर घटनास्थल पर थे। संदिग्ध ने अधिकारियों पर गोली चलाई। हमने फिर जवाबी कार्रवाई की, इसे रोकने में कामयाब हुए। संदिग्ध मर चुका है। मैं इस मामले में संदिग्ध के नाम का उल्लेख करूंगी। संदिग्ध की पहचान कॉर्नर स्टर्जन के रूप में की गई है। श्वेत पुरुष, 23 साल की उम्र, जो ओल्ड नेशनल बैंक में कार्यरत था। उसके पास मौजूद हथियार एक राइफल था। कुल 5 मृतक हैं, जिसमें हमलावर भी शामिल है। मैं उन लोगों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना और प्रार्थना व्यक्त करना चाहती हूं, जिन्होंने आज अपनी जान गंवाई है। अगले ही दिन पूर्वोत्तर वाशिंगटन डीसी में एक फ्यूनरल होम के बाहर मास शूटिंग की एक और घटना हुई। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। वाशिंगटन पुलिस ने 1 से अधिक शूटरों की संभावना से इनकार नहीं किया है। इससे पहले 8 अप्रैल को डेलावेयर में क्रिस्टीना मॉल में मास शूटिंग में 3 लोग घायल हो गए थे और कई दुकानदारों को मॉल से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा था। शनिवार की शाम को हुई गोलीबारी के संदिग्ध अब भी फरार हैं। 1791 में अमेरिकी संविधान में दूसरे संशोधन के तहत लोगों के हथियार रखने के अधिकार का उल्लंघन नहीं किए जाने की पुष्टि की गई। उसके बाद से बंदूकें अमेरिकी संस्कृति और राजनीति में गन कल्चर पूरी तरह घर कर चुका है। आज की परिस्थिति ये है कि 33 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में लगभग 40 करोड़ बंदूकें हैं। वर्षों से बार बार बंदूक नियंत्रण कानून को कड़ा करने के कई प्रयास हुए, लेकिन हर बार रिपब्लिकन पार्टी इसके विरोध में खड़ी हो जाती है। दरअसल रिपब्लिकन्स खुद को अमेरिका के हथियार रखने के संवैधानिक अधिकार का कट्टर रक्षक मानते हैं। बार बार होने वाली मास शूटिंग पर व्यापक आक्रोश के बावजूद राजनीतिक पंगुपन बरकरार है। आज एक बार फिर राष्ट्रपति ने रिपब्लिकन पार्टी से आह्वान किया है कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर घातक हथियारों और उच्च क्षमता वाले कारतूसों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्रवाई करे। फायर आर्म्स के सुरक्षित स्टोरेज, सभी बंदूक बिक्री के लिए पृष्ठभूमि की जांच, बंदूक निर्माताओं पर रोक की दिशा में फैसले लेने में तभी सफलता मिल पाएगी। जहां एक तरफ इस मुद्दे पर बहस और विवादों का सिलसिला जारी है, वहीं अमेरिका में हर दिन 50 से अधिक लोग फायर आर्म्स से मारे जाते हैं। गौरतलब है कि सर्वेक्षणों में ये बात सामने आई है कि 57% अमेरिकी सख्त बंदूक कानूनों के पक्ष में हैं। रिपब्लिकन पार्टी कब तक और किस कीमत पर अपनी जिद के इस रास्ते पर चलती रहेगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लगता है कि गन वायलेंस अमेरिका में आतंक का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। 11 अप्रैल को उत्तरी इक्वाडोर में एक अंधाधुंध गोलीबारी में 9 लोगों की मौत हुई। इस घटना की वजह थी आपराधिक गिरोहों के बीच एक क्षेत्रीय लड़ाई। इक्वाडोर के आंतरिक मंत्री हुआन ज़पाटा ने कहा है कि यह हमला प्रतिद्वंदी गिरोह को प्रोटेक्शन मनी देने की वजह से हुआ। उसके अगले ही दिन कुख्यात ग्वायाकिल जेल में 6 कैदी सूली पर लटके पाए गए। ग्वायाकिल और एस्मेराल्डास दोनों ही जगहों पर कुछ समय से हिंसा में तेजी आई है। आपराधिक गिरोहों पर नकेल कसने के लिए राष्ट्रपति गियर्मो लासो ने 3 मार्च को आपातकाल की स्थिति घोषित की थी। इसके बावजूद अपराधी गिरोह बेझिझक हत्याओं को अंजाम देते आ रहे हैं। तो सरकार नशे की तस्करी करने वाले गिरोहों पर नकेल कसने में क्यों विफल हो रही है? हमारी अगली रिपोर्ट इसी बात की पड़ताल करेगी।
एस्मेराल्डस प्रांत के एक छोटे से बंदरगाह पर मंगलवार सुबह बेहद हिंसक हमला हुआ। ऐसा बताया जा रहा है कि घातक हथियारों से लैस 30 हमलावर नावों और टैक्सियों पर वहां पहुंचे और उन्होंने अचानक गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस के दावे के मुताबिक हमले के दौरान कम से कम 180 राउंड फायरिंग की गई। जब बंदूकधारियों ने हमला किया उस वक्त बंदरगाह पर 1500 से 2000 लोग मौजूद थे, जिसमें ज्यादातर मछुआरे थे। सवाल ये उठता है कि इतने क्रूर और अंधाधुंध तरीके से मछुआरों को निशाना क्यों बनाया गया। पुलिस के मुताबिक मछुआरों ने एक आपराधिक संगठन से संरक्षण लिया। इसके बाद एक अन्य आपराधिक गिरोह के सदस्यों ने उन्हें टारगेट किया और वो हमले की चपेट में आ गए। एक हमलावर की गिरफ्तारी के बाद जल्द ही इस मामले में सफलता मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कल एस्मेराल्डास के बंदरगाह पर हमला करने वाले अपराधियों में से एक को क्वीन इंडे में पकड़ लिया गया है। कोको नामक उस अपराधी से पूछताछ की जा रही है और निश्चित रूप से वो जल्द ही हमें और जानकारी प्रदान करेगा। सशस्त्र बल के कमांडोज एस्मेराल्डास प्रांत में कार्रवाई तेज करने के लिए भेजे जा रहे हैं। इसके अगले ही दिन हिंसा से प्रभावित गुआयाकिल जेल परिसर में 6 कैदियों को उनकी सेल में सूली पर लटका दिया गया। इक्वाडोर के हाल के इतिहास में गुआयाकिल जेल परिसर कुछ सबसे खराब जेल नरसंहारों का गवाह बना है। फांसी पर लटकाए गए कैदी गुआयाकिल के जेल संख्या 1 से 5 नंबर वार्ड में पाए गए, जहां करीब 6800 कैदी रहते हैं। इस कुख्यात वार्ड को लास एगुइलास यानी ईगल्स नाम के गिरोह द्वारा नियंत्रित किया जाता है। परिसर के बाहर दहशत में डूबे परिजन अपने परिजनों के हाल जानने के इंतजार में खड़े थे। मेरी जैसे ही नींद खुली, मुझे खबर मिली कि वार्ड 5 में 6 लोगों की मौत हो गई है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वो इन 6 मृतकों की सूची में है। इक्वाडोर में प्रतिद्वंदी गिरोहों के बीच जेल युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गए हैं। गिरोह अक्सर जेल की चारदीवारी के भीतर से नशीले पदार्थों के व्यापार को नियंत्रित करते हैं। फरवरी 2021 से 8 जेल नरसंहारों में 400 से अधिक कैदी मारे गए हैं। 2021 में इक्वाडोर में हत्या की दर प्रति 1 लाख नागरिकों पर 14 थी, जो 2022 में लगभग दोगुनी बढ़कर 25 हो गई। राष्ट्रपति गुइलेर्मो लासो ने इन जानलेवा गिरोहों पर शिकंजा कसने की भरपूर कोशिश तो की है, लेकिन गैंग हिंसा की इस तरह की वारदात उनकी मजबूत व्यक्तित्व वाली छवि को धूमिल कर देती है। तो ये था हमारा आज का शो। आपको ये शो कैसा लगा, आप हमें जरूर लिख कर बताइए। आप मेरे से मेरे ट्विटर हैंडल के जरिए जुड़ सकते हैं, जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर मौजूद है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।